आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 4, जिसमें हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के बारे में बात करनी है। जैसा आप सबको पता है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का काम क्या होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप या फिर किसी भी तरह का पंप जो होता है, बेसिकली एक लो लेवल से या लो हेड से वाटर को सक करके हाई हेड पे पहुंचाता है। मतलब कहने क्या है कि अगर सपोज कर लो ये आपका पंप है, ये सर्कुलर वाला पार्ट जो मैंने ड्रॉ किया है, सपोज कर लो ये पंप है और यहाँ पे आपका वाटर लेवल है जिसको हम लोग सम्प बोलते हैं। और इस पंप से हमने क्या किया, एक पाइप कनेक्ट कर दिया है और इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्शन पाइप। और इसके नेक्स्ट एंड पे हमने क्या कर रखा है, एक और पाइप कनेक्ट कर रखा है जिसको हम लोग डिलीवरी पाइप बोल रहे हैं। इस पंप का काम क्या है, इस पोजीशन से वाटर को सक करे और इस पोजीशन पे पहुंचा दे। इसके लिए करना कि चूँकि हमको लो हेड से हाई हेड पे लेके जाना है, तो कोई भी मशीन जो लगेगा, कॉन्सेप्ट आप थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आप समझते हो कि जब भी आपको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ कोई भी चीज़ को लेके जाना है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो इस पंप को चलाने के लिए क्या करना होगा, हमें इस पंप के ऊपर वर्क करना होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। तो वह क्या, ये वाटर को यहाँ से सक करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और फिर यहाँ से इसको डिलीवर कर देगा इस डिजायर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, मैकेनिज्म क्या होता है इसके पीछे, यानी इस जो सर्कुलर पार्ट है ये जिसको मैं पंप बोल रहा हूँ, इस पंप के अंदर क्या होता है, ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखो उसके अंदर सर्कुलर पार्ट जो था वो बेसिकली हमारा ये पार्ट है, दिस वन और ये आपका वो सक्शन पाइप है और ये आपकी क्या है, डिलीवरी पाइप है। ठीक है, अच्छा, सक्शन पाइप के एंड में एक आपका वाल्व लगा हुआ जिसको हम लोग सक्शन वाल्व बोल रहे हैं और डिलीवरी पाइप के स्टार्टिंग में एक वाल्व लगा हुआ जिसको हम लोग डिलीवरी वाल्व बोल रहे हैं। अच्छा, ये दोनों क्या है, वन वे वाल्व है। तो अगर हम मेन पार्ट्स की बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, सिलेंडर विथ है पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंक सैफ्ट। ये आपका क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका जो है क्रैंक सैफ्ट है। सक्शन पाइप मैंने बताया आपको, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व एंड डिलीवरी पाइप। ओके, अब जरा हम देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है। अगर आप आईसी इंजन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो सिमिलर वर्किंग इसकी ऐसी है। एटलीस्ट सक्शन और जो डिलीवरी वाला स्ट्रोक होता है वो बेसिकली एक ही जैसा है। होता क्या है, जब ये क्रैंक रोटेट करना शुरू करता है, क्रैंक क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, रोटरी मोशन परफॉर्म करेगा। तो होगा क्या, ड्यू टू दीज लिंकेजेस, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और जो आपका पिस्टन रॉड है, इन सब की वजह से आपका ये जो पिस्टन है ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मतलब पीछे जाएगा और आगे जाएगा। अच्छा, इस पोजीशन पे जब पहुंचता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर डेड सेंटर और इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इनर डेड सेंटर। तो इनिशियली जब पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो होता क्या है, इस लोकेशन पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या होता है, इस लोकेशन पे, इसमें दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक जब पिस्टन इधर मूव करेगा, मतलब इनर डेड सेंटर से आईडीसी से ओडीसी की तरफ मूव करेगा, तो इस लोकेशन पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर यहाँ से सक होके इधर मूव करना शुरू कर देता है और जैसे ही वाटर यहाँ ऊपर मूव करता है, ये वाल्व आपका सक्शन वाल्व खुल जाता है और सक्शन वाल्व खुलेगा तो क्या होगा, ये वाटर इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक ये पिस्टन आपका आईडीसी से ओडीसी ना पहुंच जाए। ये आपका आईडीसी है, ये आपका ओडीसी है ना। आईडीसी से ओडीसी ना पहुंच जाए तब तक ये प्रोसेस, मतलब सक्शन प्रोसेस होता है। अगर आइडियली देखें हम तो ये पूरा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, बट एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग पिस्टन के एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे, वहाँ पे फ्लूइड के फ्रिक्शनल लॉसेस के बारे में बात करेंगे तो वो कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता। लेकिन आइडियली ये क्या होता है, अगर हम फ्रिक्शनल लॉसेस को इग्नोर करें, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करें, पिस्टन के एक्सेलरेशन को, री एक्सेलरेशन को, इन दैट सिचुएशन ये पूरा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ है।
ठीक है। तो क्या वो वाटर इसके अंदर चला गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, पिस्टन आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। जब इधर आएगा तो क्या होगा, इस वाटर के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करेगा और ड्यू टू दैट प्रेशर ये आपका डिलीवरी वाल्व जो है वो खुल जाएगा, ठीक। और चूँकि प्रेशर अब सिलेंडर के अंदर से आ रहा है, ये वाला वाल्व आपका बंद हो जाएगा, तो डिलीवरी वाल्व के थ्रू आपका वाटर जो है डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सिंपल वर्किंग है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे मैंने वही वर्किंग लिख रखा है सारा, आप उसको स्टडी करोगे तो आपको वर्किंग समझ में आ जाएगा। इसको आप एक बार रीड आउट करना, क्लियर हो जाएगा। वही जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो है, नेक्स्ट जो बात हमें करनी है, अभी मैंने बताया आपको, चूँकि ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको वर्क करना पड़ा होगा, है ना। इसको हमने वर्क सप्लाई किया है, तो कितना वर्क हमें सप्लाई करना है उसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। मतलब अगर वाटर को पर्टिकुलर लेवल से किसी और लेवल पे लेके जाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस पंप के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं HS। क्या बोलते हैं, दिस इज़ योर HS, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्शन हेड। और ये लोकेशन जो है इसे क्या बोलते हैं, ये हाइट जो होती है इसे क्या बोलते हैं, HD। क्या बोलते हैं, HD, डिलीवरी हेड। ये सेंटर पोजीशन है इसका, सिलेंडर का सेंटर पोजीशन। सेंटर पोजीशन से बॉटम तक जहाँ से हम लोग सक्शन कर रहे हैं ये आपका सक्शन हेड होता है, और सेंटर पोजीशन से टॉप पोजीशन जहाँ हमें वाटर सप्लाई करना है उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी हेड, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस पर वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि अच्छा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिक डेफिनेशन यही होता है वर्क का, ठीक। तो अगर हम इसका होल देखें तो हम कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली हमें यहाँ से सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर सक करना है, इसको एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाना है। और किसी पर्टिकुलर हाइट पे अगर लेके जाना है तो जितना वेट ऑफ वाटर हमको सक करना उतना एटलीस्ट फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर दूसरे तरीके से हम लोग सोचें तो इसके अंदर क्या हो रहा है उसको अभी इग्नोर करते हैं, है ना। पिस्टन कैसे कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, उसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग सक करना चाहते हैं, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब मेरा ये है कि सर्टेन वेट ऑफ वाटर हम लोग लिफ्ट करना चाहते हैं। कहाँ तक लिफ्ट करना चाहते हैं, HS + HD हाइट पे। तो अगर मैं देखूँ तो बेसिकली क्या कह सकता हूँ कि वेट लिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन। ये बात क्लियर सबको, ओके। तो वर्क डन विल बी व्हाट, वेट लिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अच्छा, अगर वर्क डन पर सेकेंड कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, वेट लिफ्टेड पर सेकेंड पता कर लें हम लोग, ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे पावर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उस पंप की पावर क्या होनी चाहिए। तो पावर मीन्स वर्क डन पर सेकेंड। तो अगर हमें वर्क डन पर सेकेंड कैलकुलेट करना है पहले, तो क्या पहले डिस्चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लोगे आप तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन पर वेट पर सेकेंड मिल जाएगा। और वेट पर सेकेंड में आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वर्क डन पर सेकेंड, दैट इज़ पावर, ठीक है। जरा देखते हैं कैसे होगा ये। आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये कैपिटल D दे रखा है डायमीटर ऑफ द पिस्टन, ओके। पिस्टन डायमीटर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन क्या हो जाएगा, π/4d²। L क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर या फिर स्ट्रोक लेंथ हम बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम या डिस्चार्ज पर स्ट्रोक अगर कैलकुलेट करना है, पर स्ट्रोक मतलब पिस्टन जब इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर या आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो उसको बोलते हैं 1 स्ट्रोक, ठीक है। तो एक स्ट्रोक में वो जो वॉल्यूम कवर करेगा दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू डिस्चार्ज पर स्ट्रोक A/L। अच्छा, इतना जरूरी नहीं है कि वो 1 सेकेंड में, अच्छा अभी हमें अल्टीमेटली हमें क्या करना है, डिस्चार्ज पर सेकेंड कैलकुलेट करना है। तो 1 सेकेंड में वो एक ही स्ट्रोक ले ऐसा जरूरी तो नहीं है, उसके लिए आपको उसका RPM पता होना चाहिए। सपोज कर लो उसका RPM N है, ठीक है। क्या RPM है, स्पीड उसकी कितनी है, N RPM है, ठीक है। तो अगर N RPM है तो N/60 RPS हो जाएगा, ओके। तो N/60 RPS मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में N/60 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, और मतलब एक N/60 स्ट्रोक्स ले रहा है। तो टोटल डिस्चार्ज पर सेकेंड जो होगा दैट विल बी NAL/60। क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज हो जाएगा आपका NAL/60 पर सेकेंड, ओके। इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड पता है, मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड पता है, उसको रोजी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड।
हमें वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड मिल गया, तो वर्क डन पर सेकेंड निकालना बहुत आसान है। वेट ऑफ द वाटर पर सेकेंड लिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाई टोटल हाइट ऑफ द वाटर सप्लाइड। टोटल हाइट अभी मैंने बताया आपको HS प्लस HD के बराबर है, यू कैन सी हियर। मैंने यहाँ बताया था आपको कि ये जो हाइट है, दिस हाइट इज़ योर HS एंड दिस वन इज़ व्हाट HD। क्लियर? तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। तो फाइनली जो हमें फार्मूला मिल गया, वो फार्मूला क्या है? पावर ऑफ द पंप इज़ व्हाट ρg/60 HS प्लस SD डिवाइडेड बाई 1000। ये 1000 इसलिए किया गया क्योंकि पावर जनरली हम लोग किलो वाट में लिखते हैं। आप अगर 1000 डिवाइड नहीं करोगे दैट विल बी इन वाट्स। ओके, क्लियर है इतनी बात? ओके। सिमिलर एनालिसिस हम लोग डबल एक्टिंग पंप के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि डबल एक्टिंग पंप कैसे वर्क करता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका ये जो सिमेट्रिक बना रखा है नीचे यहाँ पे, ये आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग। उसके पहले जो हमने देखा वो क्या था? सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप था। ये आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग का वर्किंग क्या होता है? सिमिलर होता है, बस एक जरा सी चेंज होती है कि इसमें क्या होता है, सिंगल एक्टिंग में केवल इधर वाला पोर्शन होता है, ये इसके होता है, केवल इसकी हम लोग बात करते हैं। डबल एक्टिंग में पिस्टन के दूसरे साइड, मतलब इस साइड में भी सेम कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपका एक वाल्व होगा सक्शन वाल्व, यहाँ पे आप क्या होगा डिस्चार्ज वाल्व। यानी अभी इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, जब ये फॉरवर्ड स्ट्रोक ले रहा था, मतलब जब वो आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ जा रहा था, तभी केवल डिलीवरी प्रोसेस हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब ये बैकवर्ड स्ट्रोक ले रहा है, मतलब इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ अगर जाएगा, उस टाइम पे भी क्या करेगा, ये डिलीवरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। क्लियर? तो वर्किंग केवल ये डिफरेंस इसका कि यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक में भी डिलीवरी करते हैं और बैकवर्ड स्ट्रोक में भी डिलीवरी प्रोसेस होता है। अच्छा, जब यहाँ पे डिलीवरी प्रोसेस हो रहा होगा, डिस्चार्ज प्रोसेस हो रहा होगा, तो यहाँ पे सक्शन प्रोसेस हो रहा होगा। जब यहाँ डिस्चार्ज प्रोसेस हो रहा होगा तो यहाँ पे सक्शन प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि एक तरफ का डिस्चार्ज, दूसरे तरफ का सक्शन, दूसरे तरफ का डिस्चार्ज और पहले तरफ का सक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो वर्किंग में बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो सिमिलर प्रोसेस है पावर कैलकुलेट करने का। लेकिन आपको पता है कि इस केस में, इस साइड में, इस केस में जो आपका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन है वो π/4d² के बराबर नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो पिस्टन रॉड है इसका भी कुछ डायमीटर होगा। ये क्या कर रखा है, इस एरिया का कुछ पार्ट जो है इसने कवर कर रखा है। तो जो एरिया होगा दैट विल बी समथिंग लेस देन π/4d²। इट विल बी व्हाट, π/4d² माइनस π/4 स्मॉल d², वेरी स्मॉल d इज़ व्हाट, द डायमीटर ऑफ द पंप। ओके, क्लियर है इतनी बात? तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल D क्या है, पिस्टन का डायमीटर है, सॉरी कैपिटल D, हाँ सॉरी पिस्टन का डायमीटर है, और जो स्मॉल d है पिस्टन रॉड का डायमीटर है। तो एरिया ऑफ वन साइड ऑफ पिस्टन क्या हो जाएगा, जो पहले हम लोग लिया था π/4d²। एरिया ऑफ द अनदर साइड ऑफ द पिस्टन, जिधर पिस्टन रॉड लगा हुआ है उधर क्या हो जाएगा π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। ओके, तो टोटल डिस्चार्ज इन वन रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरिया इंटू लेंथ, π/4d² इंटू एल एक तरफ वाले के लिए, और π/4d² माइनस d² इंटू एल दूसरे तरफ के लिए। दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्चार्ज इन वन रिवॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। डिस्चार्ज पर सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, n/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा पिछले केस में किया था। ओके, अगर अच्छा इस स्मॉल d को हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, कब, जब कैपिटल D जो है मतलब पिस्टन का एरिया जो है, कह सकते हैं पिस्टन की साइज़ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पिस्टन रॉड के। इन दैट सिचुएशन हम लोग इस स्मॉल d को इग्नोर कर देते हैं। तो इन दैट सिचुएशन टोटल डिस्चार्ज हो जाएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ π/4d² ln/60। क्लियर है? ठीक, तो इसके आगे देखते हैं। देन वेट ऑफ द वाटर लिफ्टेड पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर लिफ्टेड पर सेकेंड विल बी व्हाट, ρg से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा पिछले केस में किया था, ρg इंटू 2 ln/60। वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर लिफ्टेड इंटू टोटल हाइट। सिमिलर प्रोसेस में वैसे ही कर दिया। एंड फाइनल जो पावर होगा आपका ये हो जाएगा, क्या हो गया, ट्वाइस। पावर कितना हो रहा है, लगभग ट्वाइस पावर जनरेट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? दोनों की वर्किंग क्लियर है। इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको रीड आउट करो, देखो समझ में आ जाएगा। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द पंप।
एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द पंप इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। लॉजिक बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीकेजेज होते हैं, हेड लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, इसकी वजह से जो एक्चुअल डिस्चार्ज आता है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, ठीक है। और परसेंटेज स्लिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज स्लिप मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो ऐसे करके। और फिर सी डी बोलते हैं क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, तो जो परसेंटेज स्लिप होता है वो क्या था, 1 माइनस सी डी इंटू 100 होता है, वेयर सी डी इज़ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्लियर है। सिमिलरली एक और टर्म आता है नेगेटिव स्लिप ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग, नाम से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो होता है वो एक्चुअल डिस्चार्ज से कम हो जाता है, ठीक है। इफ़ एक्चुअल डिस्चार्ज इज़ मोर दैन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज देन द स्लिप ऑफ द पंप विल बी नेगेटिव, इन दैट केस द स्लिप ऑफ द पंप विल बी नोन एज नेगेटिव स्लिप, ठीक है। नेगेटिव स्लिप होने के रीजंस क्या है, कब कब होता है, व्हेन डिलीवरी पाइप इज शॉर्ट, व्हेन सक्शन पाइप इज़ टू लॉन्ग एंड व्हेन पंप इज़ रनिंग एट हाई स्पीड। ये 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपको नेगेटिव स्लिप मिल सकता है। उसका डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें और सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा है इस पर कोई एक न्यूमेरिकल देखना चाहेंगे हम लोग, तो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो आपके बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा बेटा, एक अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 50 RPM delivers 0.01 meter cube per second of the water. The dia of the piston is 200 mm and the stroke length is 400 mm. Calculate the theoretical discharge, coefficient of discharge and slip and the percentage slip. सिंपल फार्मूला बेस्ड है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या गिवन है, आरपीएम दे रखा है, एक्चुअल डिस्चार्ज दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखा है। क्या कर सकते हैं हम लोग, एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालेंगे तो हमें थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला पता है, एरिया इंटू NL/60। जैसा एनालिसिस हम लोगों ने देखा था ये फार्मूला है ना। एरिया को हम लोग π/4d² लिखते हैं सीधे, π/4d² हमने यहाँ पर लिख लिया, इसे कैलकुलेट कर लिया, ये आपका एरिया निकल गया। NL/60 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कितना आ गया, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इतना आ गया। अच्छा, CD क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। आपको एक्चुअल डिस्चार्ज जो है गिवन है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फार्मूला मिल गया। परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए आपको सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है आपका, परसेंटेज स्लिप निकालने का फार्मूला Q थ्योरेटिकल माइनस Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल इंटू 100, देन 1 दैट इज़ 1 माइनस CD इंटू 100, ठीक है। फाइनली वी विल गेट परसेंटेज स्लिप इक्वल्स टू 4.5। ओके, क्लियर। सिमिलरली एक डबल एक्टिंग का न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। देन नेक्स्ट हम लोग इंडिकेटर डायग्राम के बारे में बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट भी ऑफ व्यू से भी, और कभी कभी इंडिकेटर डायग्राम से, इंडिकेटर डायग्राम के कॉन्सेप्ट से आपको गेट में भी क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तभी हम लोग डिटेल में इंडिकेटर डायग्राम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 40 RPM, मतलब क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है आपको, इस डिस्चार्जिंग 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। क्या दिया हुआ है, डिस्चार्ज दे रखा है 1 मीटर क्यूब, ओके, 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मिनट। द पंप हैज ए स्ट्रोक ऑफ 400 mm, L की वैल्यू दे रखी है, L दे रखा है आपको, ठीक है। डिस्चार्ज क्या दिया हुआ था, 1 मीटर क्यूब पर मिनट दिया था, लेकिन हमको क्या चाहिए होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में चाहिए होता है। हम लोग क्या करेंगे, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट 1/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। डाया ऑफ द पिस्टन दे रखा है 200 mm, ठीक। द डिलीवरी एंड द सक्शन हेड, मतलब HS और SD की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर और 5 मीटर, क्लियर। तो आपको पता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फार्मूला यहाँ पे ट्वाइस हो जाता है। अगर हम आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्मॉल d की वैल्यू शायद नहीं दी हुई है, मुझे लगता है डाया ऑफ द पिस्टन इज ना, हाँ स्मॉल d नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कहते हैं, वो इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर दिया होता तो एरिया निकालते समय हम लोग ये यहाँ ट्वाइस ना करके हम लोग क्या करते हैं, A1 + A2। आपको A1 पता है क्या होगा, A1 विल बी π/4 कैपिटल D² एंड A2 विल बी व्हाट, π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d², ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर स्मॉल d दिया हुआ था, लेकिन जनरली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्मॉल d को इग्नोर किया हुआ है, इसी वजह से उसकी वैल्यू भी नहीं दी हुई है। तो आपको क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज वैल्यू मिल गई, कैलकुलेट कर लोगे, ये आ जाएगा। स्लिप निकाल लोगे आप एक्चुअल में, अच्छा एक्चुअल आपको दिया हुआ था, थ्योरेटिकल आपने कैलकुलेट कर लिया, यू विल गेट दिस वैल्यू,
पावर फार्मूला अभी अपने कैलकुलेट ड्राइव किया है, ρg 2ln/60 hs + hg डिवाइडेड बाई 1000। ये 1000 से आप करो चाहे ना करो, अगर 1000 डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर इन वाट, अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे देन यू विल आंसर इन किलोवाट। क्लियर? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे मैं बोल रहा हूँ इंडिकेटर डायग्राम। बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम जो है ये ग्राफ होता है प्रेशर हेड और स्ट्रोक लेंथ के बीच में। किसके बीच में? प्रेशर हेड और स्ट्रोक लेंथ। अच्छा, कभी कभी स्ट्रोक लेंथ भी लिखा जाता है यहाँ पे, और कभी कभी हम लोग इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। और आपको पता है पीवी डायग्राम जो होता है हमेशा क्या देता है आपको? वर्क डन को देता है। तो बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू हम लोग किसी भी पंप के द्वारा किया गया वर्क या पंप पे किया हुआ वर्क कैलकुलेट कर पाते हैं, या फिर वाटर पे किया गया वर्क, उस वाटर को लिफ्ट करने के कितना वर्क किया गया है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है ये आपका इंडिकेटर डायग्राम। क्लियर? फिजिकल एस्पेक्ट क्या है इसका? फिजिकल एस्पेक्ट ये है कि जो आपका इंडिकेटर डायग्राम होता है वो वर्क डन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग पीवी डायग्राम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ की जगह हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट, वॉल्यूम स्वेप्ट क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम स्वेप्ट एट पर्टिकुलर प्रेशर। ठीक है, तो इंडिकेटर डायग्राम यहाँ पे वही लिखा हुआ जो मैंने बताया, वही लिखा हुआ है। द इंडिकेटर डायग्राम फॉर अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज ग्राफ बिटवीन प्रेशर हेड इन द सिलेंडर and the distance travelled by the piston from inner dead center for one complete revolution of the crank, the pressure head taken as ordinate and stroke length at fcsa। इस stroke length की जगह पे वॉल्यूम स्वेप्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? तो इंडिकेटर डायग्राम, हम 3 तरह का इंडिकेटर डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। 3 तरह का नहीं, बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम एक ही होता है, बट सबसे पहले हम लोग आइडियल इंडिकेटर डायग्राम की बात करेंगे। अच्छा, आइडियल का मतलब क्या है कि ये इंडिकेटर डायग्राम बनाते समय हम इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे कि पिस्टन एक्सेलरेट कर रहा है या डी एक्सेलरेट कर रहा है। हम ये मान के चलेंगे कि पिस्टन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि एक्चुअल केस नहीं होता है। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? फ्रिक्शनल इफेक्ट को भी इग्नोर करेंगे। तो इस केस में जो डायग्राम बनेगा दैट विल बी नोन एज आइडियल इंडिकेटर डायग्राम। क्लियर? तो अच्छा, हमको भी मैंने बताया आपको कि जब सक्शन प्रोसेस होता है, ये आपका क्या है यहाँ पे? ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या है? ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। जब सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो जो वहाँ पे क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, जो प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर क्या होता है? वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वो समझ लो, आप क्या कर सकते हो, ये ए पॉइंट है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब हाफ रिवॉल्यूशन हुआ यानी पूरा का पूरा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, तब तक प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक शो कर रहा है, ये आपका सक्शन स्ट्रोक है। क्लियर? ए से बी तक जो दे रखा है यहाँ पे, दिस इज़ योर सक्शन स्ट्रोक। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक होगा वो है डिलीवरी स्ट्रोक, जो कि यहाँ दे रखा है सी डी। आप देख रहे होगे कि बी के बाद सीधे हम लोग सी पे पहुँच गए, मतलब ये डिस्टेंस, देयर इज़ अ सडन चेंज इन प्रेशर। यू कैन सी देयर कि सक्शन स्ट्रोक के बाद सीधे हम लोग बी से सी पे पहुंच गए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ प्रेशर जो चेंज हुआ वो सडन प्रेशर चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोग लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं, क्या है? जो लिक्विड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो लिक्विड जो है आपका कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका डिलीवरी स्ट्रोक स्टार्ट होता है, मतलब ओडीसी से आईडीसी तक की तरफ पिस्टन मूव करना शुरू होता है, तो जो भी प्रेशर पिस्टन क्रिएट करता है लिक्विड के ऊपर, वो प्रेशर डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है जो डिलीवरी वाला लिक्विड है, जो लिक्विड डिलीवर हो रहा है डिलीवरी पाइप के थ्रू, उस पर डायरेक्टली वो प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि लिक्विड कैसा है? कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो जैसे ही आपका सक्शन वाल्व क्लोज होता है, सडनली जब प्रेशर अप्लाई होता है पिस्टन से, तो वो प्रेशर जो होता है पूरे लिक्विड में फील होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लो ये आपका सिलेंडर था, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये पिस्टन है और ये आपका डिलीवरी पाइप है। क्लियर है?
ये आपका सक्शन पाइप था, ये वाल्व क्लोज हो गया, ये वाल्व ओपन हो गया आपका। तो ये आपका लिक्विड इसके अंदर है, ठीक है। तो जैसे ही पिस्टन इधर मूव करना शुरू करेगा, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा इसके ऊपर, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पूरे लिक्विड में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तभी ये वाल्व खुलेगा। हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, यानी पूरे लिक्विड में सेम प्रेशर फील होगा। तो ये जो चेंज दिखता है आपको प्रेशर का, यानी कि जैसे डिलीवरी स्ट्रोक स्टार्ट हो, वो क्या होता है, सडन चेंज दिखता है। यानी स्ट्रोक लेंथ आपका ड्यूरिंग दैट टाइम पिस्टन मूव नहीं करता है, क्योंकि पिस्टन मूव तभी करेगा इधर की तरफ जब ये वाल्व खुलेगा, और इस वाल्व को खुलने के लिए आपको यहाँ पे हाई प्रेशर बिल्डअप होना पड़ेगा, है ना। और वो हाई प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। जब ये प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा इसको सफिशिएंट ओपन करने के लिए, तब पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो आपका जो पिस्टन का मूवमेंट ऐसे स्टार्ट होगा, पिस्टन जब ऐसे मूव करना शुरू करेगा, जैसे ही पिस्टन मूव करना शुरू करता है, वाल्व आपका ओपन हो गया है, मतलब पिस्टन जो है 1 mm भी आगे बढ़ता नहीं है, नैनोमीटर भी आगे नहीं बढ़ता है, मतलब वो सडन चेंज होता है। जो प्रेशर में चेंज दिखेगा क्या होगा, दैट विल बी सडन प्रेशर चेंज। क्लियर है। और सिमिलर प्रोसेस वैसा होता है जब डिलीवरी स्ट्रोक आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब आपका सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, ये वाल्व ओपन होता है और प्रेशर ड्रॉप, सडन प्रेशर ड्रॉप होता है, और फिर सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है आपका। तो ये आपका सक्शन स्ट्रोक, ये डिलीवरी स्ट्रोक, ये सडन चेंज इन प्रेशर और ये सडन चेंज इन प्रेशर। सडन चेंज इन प्रेशर का रीज़न समझ गए आप, क्योंकि आपका फ्लूइड जो है वो कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल है, और कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो पिस्टन के मूवमेंट होने से पहले ही उसका प्रेशर लेवल जो होता है वो हाई इनफ हो जाता है ताकि वॉल्व खुले और उसके थ्रू वो चला जाए। क्लियर है इतनी बात। ओके, ये हो गया आपका आइडियल इंडिकेटर डायग्राम। ठीक, आप देखोगे कि यही आइडियल इंडिकेटर डायग्राम में वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की होंगी, पढ़ना तो हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें ना भी लिखी हों। क्लियर है। तो इसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको। पहला पॉइंट क्या कि सक्शन स्ट्रोक जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग 2 चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। पहला क्या, एक्सेलरेशन को इग्नोर कर रहे हैं और पिस्टन के एक्सेलरेशन को इग्नोर कर रहे हैं, और दूसरा क्या, दूसरा है आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि जैसे आप एक्सेलरेशन के इफेक्ट को कंसीडर करना शुरू करोगे, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन ए बी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट नहीं रह जाएगी। जैसे आप फ्रिक्शन को कंसीडर करोगे फिर से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा। यानी एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आइडियल केस में है हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। क्लियर है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो ऐसे ही रहेगा हर जगह। क्यों? क्योंकि लिक्विड तो हमारा वाटर है जो कि हाईली इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है। तो जो सक्शन स्ट्रोक के बाद डिलीवरी स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो प्रेशर राइज होता है वो सडन होता है, या फिर ऐसा कहते हैं डिलीवरी स्ट्रोक के बाद जो सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो सडन होता है। इस पोर्शन में कोई चेंज नहीं होना है। लेकिन ये पोर्शन जो है आपका, ये ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। कब? जब हम इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन और इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को कंसीडर करना शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पिस्टन का एक्सेलरेशन क्या होता है।